अधिकतर लोग कठिनाइयों को केवल देखते रहते हैं, उनसे बचना चाहते हैं, लेकिन विजेता वही बनते हैं जो कठिनाइयों के बीच रहकर भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों, असली विजेता वही है जो कठिनाइयों से भागे नहीं। आज हम बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। किसी के पेरेंट्स की जॉब चली गई है, किसी का बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है, किसी के पास बीमारी के इलाज के लिए पैसे नहीं है और बहुत सारे लोग तो डिप्रेस्ड हैं। इन सब के बीच अगर मैं देखूं कि सीबीएसई एग्जाम को क्रैक करना तो बहुत ही ज़्यादा आसान एक छोटा लक्ष्य है और जो आपको पूरा करना ही चाहिए अपने पेरेंट्स की खातिर। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो एक स्पेशल वीडियो है जहाँ पर मैं आपको आज बताने वाला हूँ सब कुछ बिल्कुल हटके। जी हाँ, सब कुछ बिल्कुल हटके होगा। केस बेस्ड क्वेश्चंस बिल्कुल हटके, 1 मिनट के अंदर उनको सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक दूंगा आपको बिल्कुल हटके। टाइम मैनेजमेंट ऑफ दैट सेक्शन आपको बताऊंगा, क्विक रीडिंग ट्रिक आपको दूंगा और ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे, कहां से, किस तरीके से करनी है, वो सब आज बिल्कुल हटके होने वाला है इस वीडियो में। क्योंकि आज सब कुछ हटके है, आज तो हमारे कपड़े भी बिल्कुल हटके हैं दोस्तों। बस आपको अगर मैथ बेसिक हो या मैथ स्टैंडर्ड, किसी में भी आपको अपना परचम लहराना है, आपको उसमें फोड़ के आना है, 20 नंबर पूरे के पूरे मैं आज आपको दिलाऊंगा। ये वीडियो आप एंड तक देख लेना। नए पैटर्न की कठिनाइयों में डर बिल्कुल नहीं लगेगा, आपको विजेता बना के छोड़ूंगा। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, केस बेस्ड क्वेश्चंस पहली बार सीबीएसई पूछने जा रही है और ये आपके एग्जाम में 16 नंबर यानी 16 मार्क्स के पूछे जाएंगे। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ मार्क्स से इसका कंपैरिजन करूं तो ये टोटल नंबर ऑफ मार्क्स का 20% होता है। मतलब 20% नंबर आपके सिर्फ ये केस बेस्ड वाले क्वेश्चन से आपको देंगे। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं कि ये एनसीईआरटी में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं है। इनको कैसे सॉल्व करना है कम से कम टाइम में, वो मैं आज आपको बताऊंगा। और एक बात और बता दूं आपको कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज्यादा टाइम स्पेंड मत करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि आपको टाइम की जरूरत पड़ने वाली है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में। लॉन्ग में क्यों पड़ेगी? क्योंकि वो लॉन्ग आंसर टाइप है, वहां पर आपको ज्यादा स्टेप्स लिखनी पड़ेंगी, इसलिए आपको वहां पर टाइम चाहिए होगा। शॉर्ट में क्यों पड़ेगी? क्योंकि वो शॉर्ट वाले हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि भाई वहां पे भले ही नंबर जो है वो शॉर्ट है, सवाल शॉर्ट है, 1 नंबर मिल रहा है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वहां पे आपको टाइम चाहिए होगा ही। तो मेरे दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है शॉर्ट ट्रिक के साथ, वो मैं आपको बताऊंगा। एक सवाल यहां पर आ चुका है, ये मैंने लिया है सीबीएसई के सैंपल पेपर में से जो सीबीएसई ने अपनी साइट पर लॉन्च किया था, उसके अंदर से ये मैं केस बेस ले रहा हूं। अब आइए डायरेक्ट मुद्दे की बात पे आते हैं। मैं आपको बताता हूं वो शॉर्ट ट्रिक जिसको आपको अप्लाई करना है और इस टाइप के क्वेश्चंस को यूं ही धुआं कर देना है। तो क्वेश्चन आपके सामने ऑलरेडी आ रखा है। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या वो शॉर्ट ट्रिक है। देखिए मेरे दोस्तों, केस बेस्ड वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक ये है कि इनमें जो ऊपर केस, जो सिनेरियो, जो कहानी आपको लिखी गई होगी 4-5 लाइनों की, वो आपको नहीं पढ़नी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। वो कहानी पढ़ने मत बैठना, आप टाइम वेस्ट होगा आपका। आप बिल्कुल सीधा क्वेश्चन के ऊपर डुबकी लगाना, क्वेश्चंस के ऊपर जंप कर देना और क्वेश्चन डायरेक्ट पढ़ना और उसका आंसर डायरेक्ट ही आप निकालने की कोशिश करेंगे। हम वो सारा सिनेरियो, सारा केस जब पढ़ेंगे कि जब में क्वेश्चन में आधी अधूरी बातें दी गई होंगी, जब हमें कुछ ऐसी चीजों की जानकारी लेनी ही पड़ेगी जो हमें पैसेज में लिखी हुई होगी, जब भी हम उसको पढ़ेंगे, अदरवाइज नहीं पढ़ेंगे। आइए मैं आपको एक लाइव एग्जाम्पल करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर मेरे सामने यहाँ पर सैंपल पेपर दे दिया हमारे कैमरामैन ने। अब देखिए यहां पर सवाल जो इसका पहला, जो इसे क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए है, यहां पर लिखा हुआ है कि फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट जे एंड आई। कि जे एंड आई को जोड़ने के बाद बीच में जो मिड पॉइंट क्या होगा, उनके बीच का बिल्कुल मध्य बिंदु क्या होगा। तो मुझे नहीं पता ऊपर क्या लिखा है, मैंने पढ़ा भी नहीं, मैंने सिर्फ फिगर देखी, जे और आई ऑप्शन देखे। अब यहां पर उसके एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं, तो मैं इनके बीचों बीच का निकाल लूंगा। भाई देखिए, जे का एक्स एक्सिस 6 है और आई का एक्स एक्सिस पर 9 है, तो 9 और 6 होते 15। इसका आधा कर दूंगा, इनके एवरेज, इनका बीच का निकालने के लिए, तो 15/2 हो जाएगा इसका एक्स का कोऑर्डिनेट। ऐसे में वाई का निकाल लूंगा, 17 और 16 है यहाँ पर जे और आई का। 17-16 कितने होते हैं हमारे? 33 होते हैं, तो इसका भी आधा कर दूंगा, 33/2 आ गया आपका आंसर। जी हाँ मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आप नजर मारिए ना। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑप्शन नंबर सी 15/2 और कोमा 33/2। तो यहाँ पर एक्स और वाई के आपका कोऑर्डिनेट आ चुके हैं, जो इसका मिड पॉइंट जो इसके बिल्कुल बीचों बीच में आएगा। कितना टाइम लगा आपको? 20 से 25 सेकंड लगेंगे आपको। मैंने कुछ नहीं पढ़ा ऊपर, मुझे पता भी नहीं क्या लिखा हुआ है। ठीक है, हो सकता है कि आगे जो इसके सवाल है उसमें मुझे पढ़ने की जरूरत पड़ जाए, ऐसा हो सकता है, लेकिन जब तक जरूरत नहीं पड़ेगी हम नहीं पढ़ेंगे। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से मेरे दोस्तों ये होगा कि हम सारे चारों के चारों सवाल करके, पूरे सवाल करके ना अपने कम से कम 20 मिनट तो बचा लेंगे ऐसे।
और वो 20 मिनट हम कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? वो हम इन्वेस्ट करेंगे अपने आगे वाले बड़े जो हमारे मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, 6 नंबर वाले, 5 नंबर वाले या 3 नंबर वाले जो हमारे होंगे, उनमें हम ये सारा टाइम लगाएंगे। इस तरीके से इस नए पैटर्न का पूरा पेपर हम अपने गिवन टाइम के अंदर ही करेंगे। टाइम की हमें कोई कमी नहीं पड़ने वाली है। तो ये पूरा पेपर मैं आपको कराऊंगा भी, ठीक है, जे इसके जितने भी सवाल है सब कराऊंगा। अब एक सवाल लेकिन ये उठता है आगे कि इस टाइप के सवाल एनसीईआरटी की बुक में तो है नहीं, ठीक है, तो हम कहां से, कौन सी बुक से इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे? क्या हम कोई सैंपल पेपर ले लें? अगर हम किसी सैंपल पेपर की हेल्प से ऐसे सवालों की प्रैक्टिस करेंगे तो हम कौन सा सैंपल पेपर लें? क्या बातें होनी चाहिए? हम कैसे कोई अच्छी बुक, कोई बेस्ट बुक हम कैसे चूज करें? सर हमें ये बताओ। तो वही मैं आज आपको बताता हूं कि हम मतलब हमारी टीम कैसे ये कंसिडर करती है कि कोई सैंपल पेपर, कोई बुक बेस्ट है या नहीं, वो कौन कौन सी बातें हम उसके अंदर देखते हैं, वो बातें ही आज मैं आपको बता देता हूं ताकि आप खुद ही वो बातें उस बुक के अंदर देखें और जो बुक आपको पसंद आए वो ले लें। तो क्या वो की फीचर्स होते हैं किसी बुक को जो बेस्ट बनाते हैं, वो अब मैं आपके सामने आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो हमारी टीम जिस क्राइटेरिया को ध्यान में रखकर किसी भी बुक को बताती है कि ये बेस्ट है या नहीं, उसमें सबसे पहला फैक्टर होता है उसके अंदर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस, कि वो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं क्या वो सच में एनसीईआरटी से लिए गए हैं या इधर उधर से उठा कर डाल दिए गए हैं, कि क्वेश्चंस जो हो बुक में वो एनसीईआरटी के हों, वो पास्ट ईयर्स में पूछे गए हों, ताकि हमें आइडिया जाए कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमें मिलने की उम्मीद है हमारे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी बुक का कि उसके अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस हमें देखने को मिल रहे हैं। दूसरा आपका इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है उसका न्यू पैटर्न और ब्लूप्रिंट, कि सीबीएसई ने जो अब नया पैटर्न कर दिया है, क्या वो जो बुक हम देख रहे हैं उसमें सच में वही पैटर्न है, क्या वो उसी ब्लूप्रिंट के ऊपर बनी है जो सीबीएसई ने हमें दिया है? ये बात हमें देखनी पड़ेगी कि वो एग्जैक्ट उसी की तरह हो। पता लगा थोड़ा भी चेंज हुआ, हमने तैयारी कुछ और कर दी सैंपल पेपर में, सीबीएसई ने कुछ और ही पूछ लिया, तो हम फंस जाएंगे। तो वो बुक बिल्कुल सीबीएसई का ही ब्लूप्रिंट और उसका ही जो नया प्रिंट, अब नया जो पैटर्न आया है उसी को वो फॉलो करती हो, उस बुक को हम बेस्ट मानेंगे। तीसरा उसका फैक्टर आता है कि उसके अंदर जो आपके क्वेश्चंस होंगे उनके अंदर जो इंटरनल चॉइसेस दी गई होंगी क्या वो ठीक तरीके से दी गई हैं, ये भी आप देख लेना एक बार। क्यों? क्योंकि सीबीएसई में इस बार क्या है, कई क्वेश्चंस के अंदर आपको इंटरनल चॉइस दी गई है कि भाई ये सवाल नहीं आ रहा, ये वाला कर दो, अच्छा ये वाला नहीं आता, ये वाला कर दो। अब वो किस किस सवाल में चॉइस होगी वो सीबीएसई ने हमें बता रखा है कि इस नंबर के सवाल पे ये चॉइस होगी, इस पे होगी। तो क्या सेम उन्हीं सवालों में वो सैंपल पेपर हमें चॉइस देता है या नहीं देता, ये भी आप देख सकते हैं अगर बुक का आपको पता करना है कि क्वालिटी इसकी अच्छी है या नहीं। क्यों? क्योंकि पता लगा आपने माना कि यार इस क्वेश्चन में चॉइसेस, चल इसमें क्या ये नहीं आ रहा ना, मैं ये वाला कर दूंगा, अच्छा इसमें ये नहीं आता ये, अब आप सोच के किसी और क्वेश्चन का गए, चॉइस आपको किसी और में मिल गई तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो इसीलिए वो बुक ऐसी हो कि जिसमें चॉइस, इंटरनल चॉइस सीबीएसई ने बताई है उसी में उसमें भी दी गई हो, ये बात आप नोट कर सकते हैं। तीसरा उसमें जो अगला पॉइंट है, तीसरा नहीं बल्कि चौथा पॉइंट हो गया, चौथा पॉइंट आपका उसके अंदर ये है कि जो सैंपल पेपर्स हैं वो कितने हैं, एटलीस्ट कम से कम 10 सैंपल पेपर तो हमें दिए गए हों प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। 10 सैंपल पेपर का मतलब हो गया हर एक सैंपल पेपर में ऐसे 4 सवाल होंगे, मतलब 4 दम 40, जब हम 40, 42, 45 सवाल एक टाइप के कर लेंगे जब भी तो हम उसके अंदर महारत हासिल करेंगे, जब भी तो हमें वो हलवा लगेंगे। क्योंकि हम जब एक सवाल को 40-50 बार कर चुके होंगे ना, तो जब हम सीबीएसई बोर्ड में जाके बैठेंगे तो हमें कुछ नया नहीं लगेगा, हमें लगेगा अरे ये तो मैंने इतने सारे कर रखे, नॉर्मल है ये तो। बहुत आराम से, बहुत ही लाइट माइंड होकर आप फिर अपना जो पेपर होगा बोर्ड का वो आप कर पाएंगे। पांचवा पॉइंट आता है कि सॉल्यूशन दिए गए हो और उनको एक्सप्लेन भी किया गया हो, ये नहीं कि भाई आंसर लिख दिया बस, अब ये कैसे लाया भाई ये तो बता दो, है ना, ये भी तो होना चाहिए। तो एक बेस्ट बुक वो होती है जो आपको आंसर को वेल डिफाइन, वेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको आंसर दे के भाई ये हुआ, ऐसा हुआ, इसकी वजह से ये आंसर आया। तो ऐसी अगर कोई बुक ये पांचों फैक्टर के अंदर आपके समझ में आती है कि ये चीज़ें उसके अंदर हैं, तो वही बुक हम बेस्ट मानते हैं और वही चीज़ आपको हम रिकमेंड करते हैं बेस्ट बुक के नाम पर। तो दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बुक को, सही बुक को हमें सिलेक्ट करना, क्योंकि सब में क्वेश्चंस तो आपको सिमिलर मिल सकते हैं लेकिन क्वेश्चंस की क्वालिटी, इंटरनल चॉइस वगैरह, ब्लूप्रिंट, ये सब जगह पर है या नहीं, यही चीज एक बुक को बेस्ट बुक बनाती है। और अगर मैं देखूं कि कौन सी ऐसी बुक है जो इन सब के ऊपर बिल्कुल खरी उतरती है, तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा एजुकार्ट का सैंपल पेपर, क्योंकि वो एक ऐसे सैंपल पेपर है जो इन सारे ही पांचों की पांचों स्टेप्स को बिल्कुल स्ट्रिक्टली बिल्कुल फॉलो करता है, सारी चीजें उसमें एज इट इज हैं जैसे जैसे सीबीएसई ने
बताई है। मुझे लेकिन बड़ा ही दुख होता है सुनकर दोस्तों कि कई बच्चे नीचे कमेंट करते हैं कि सर आप जो है स्पॉन्सर्ड हो, आप पैसे लेके एजुकार्ड का प्रमोशन कर रहे हो। मेरे दोस्तों मैं हाथ जोड़ के आपके सामने आज आपसे मैं ये बात कहना चाहूँगा कि हाथ जोड़ के मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरे दोस्तों मैंने आज तक एजुकार्ड से या किसी भी पब्लिशर से मैंने या मेरी टीम ने 1 रुपया भी नहीं लिया है उनकी बुक का इस वीडियो में नाम लेने का। मैं सच बता रहा हूँ, बिल्कुल मैंने किसी से कोई पैसा नहीं लिया है। बहुत दुख होता है जब आप ऐसा कमेंट करते हो मुझे। दोस्तों आप खुद कहते हो कि सर कोई बुक रेकमेंड कर दो। अब मैं आपको कोई बुक रेकमेंड कर रहा हूं तो आप कह रहे हैं सर आपने पैसे लेके आप बुक को बता रहे हो, उनकी सेल बढ़ा रहे हो। अगर मुझे पैसे कमाने होते या सेल बढ़ानी होती ना तो मैं किसी और को नहीं बिकवाता। मैं अपना ये जो पेड हमारा ये जो चल रहा है वीडियो, मैं इसी को पेड करके आपसे पैसे कमा सकता था दोस्तों। लेकिन मुझे किसी और तीसरे बंदे की कोई चीज बेच के पैसा नहीं कमाना। अगर मुझे कमाना होता तो ये जो कोर्स हमारी फुल चैप्टर सीरीज लॉकडाउन से चल रही है इतने महीनों से, मैं 3-3 घंटे की वीडियो आपको दे रहा हूं, मैं यही पेड करके आपको पढ़ा सकता था। ठीक है, और दूसरे एजुकेटर्स कर भी रहे हैं ये चीज़, पैसे लेके पढ़ा। लेकिन ये पूरी चैप्टर सीरीज 3-3 घंटे की वीडियो बनाई है मैंने, आपको जाके देख लेना। महीनों से लॉकडाउन से ये चल रही है और आपसे अभी तक बता दो कोई भी 1 रुपया भी आपसे लिया हो मैंने इस यूट्यूब पे वीडियो पढ़ाने का आपको, तो ऐसी बात नहीं है। आपके लिए मैं काम कर रहा हूं। ठीक है मेरे दोस्तों, आपने कहा इसलिए मैं आपको बताया है। एजुकार्ड वालों की जो बुक से मुझे अच्छी लगी इसलिए मैंने आपको बता दी। उनकी बेसिक मैथ की भी है और स्टैंडर्ड मैथ की भी है। ठीक है, जो चाहो आप ले लेना। आपके लिए ही मैं सिर्फ लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। ये जो सैंपल पेपर मैं अभी कराऊंगा, ये वाला सैंपल पेपर सीबीएसई वाला भी उस बुक के अंदर आपको मिल जाता है। तो अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो उनकी ये जो आपकी बुक है वो आप ले सकते हैं लिंक पे क्लिक करके, वरना मैं जबरदस्ती भी नहीं करूंगा आपसे कि आपको लेना ही लेना है। ठीक है, कहीं आप सोचो कि सर आप दोबारा से प्रमोशन कर रहे हो। बिल्कुल प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं आपके लिए काम कर रहा हूं। इसीलिए लिंक आपके लिए ही मैंने नीचे दे दिया है। आप चाहे बेसिक का लेना चाहे ले लेना, स्टैंडर्ड का लेना चाहे ले लेना, दोनों ही का मैंने नीचे डाल दिया है तैयारी करने के लिए। तो आइए मेरे दोस्तों अब ये वाले सैंपल पेपर के अंदर सारे ही ये वाले फटाफट क्वेश्चंस करते हैं। इसके और दूसरे क्वेश्चन जो हैं वो हम सॉल्व करेंगे। तो ऑप्शन बी हम यहां पर देखेंगे, इसका लिखा हुआ है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द वाई एक्सिस इज, वाई एक्सिस से पी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, रेफर टू टॉप व्यू हमें यहां पर देखना है। अब यहाँ जो इसकी ये इमेज हमें फिगर दी गई है तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, यहाँ पर हमें पूरा स्केल दिया ग्राफ है। हम देखेंगे, देखिए पी पॉइंट हमें नजर आ रहा है, ये रहा। और P पॉइंट अगर हम देखें एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है, 1 2 3 4 यहाँ पर यूनिट दूर है। और Y एक्सिस से भी आप काउंट कर लेंगे तो यहाँ पर ये आएगा 16। तो यहाँ पर P के पॉइंट आ जाएंगे आपकी 4 और 16। क्या पॉइंट आएंगे P के 4 और 16। ये X और Y के उसके कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। हमें बताना है उसका डिस्टेंस फ्रॉम Y एक्सिस, Y एक्सिस से कितनी दूरी होगी। तो Y एक्सिस ये खड़ी वाली होती है, X एक्सिस ये होती है। तो X पर 4 है, मतलब X पर इधर 4 यूनिट तक गई है। तो जो x पर यहां पर पॉइंट है वही तो y एक्सिस से दूरी बताएगा। भाई y एक्सिस ये खड़ी है, इस लाइन से कितनी दूर है, इस लाइन से ये 4 यूनिट दूर है। यहां से यहां तक की दूरी है y एक्सिस से जो ये दूरी है ये 4 यूनिट है। तो हम बता देंगे यहां पर कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इज 4 और 16 और यहाँ पर द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम y एक्सिस इज 4 यूनिट। इस तरीके से हम लिख देंगे आंसर। 1-1 मिनट के अंदर ही अंदर आपके ये आंसर आते रहेंगे। आइए इसका ऑप्शन नंबर हम सी देखते हैं। तो ऑप्शन सी में हमसे पूछ रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड एस इज, पॉइंट ए और एस अगर आप फिगर में देखेंगे तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हमें बताना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब क्या होता है फॉर्मूला, कैसे बना है, इसके पीछे की कहानी भी मैंने आपको जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाई थी उस चैप्टर के अंदर, फुल चैप्टर में मैंने आपको पूरा सब कुछ बता रखा है डिटेल के अंदर। अब यहाँ पर हम पॉइंट पर नजर मारेंगे ए और एस, यहाँ पर हमें इस फिगर के अंदर दिख रहा है। अब वैसे तो हम अगर चाहें तो इसके ये जो लाइन है ग्राफ पे गिन के हम काउंट करके बता सकते हैं, इस तरह से यूनिट हम बता सकते हैं कितने यूनिट इसके बीच में डिफरेंस है। लेकिन हमें तो भाई फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, नंबर तो जब भी मिलेंगे ना आपको, ऐसे गिन के थोड़ी। एग्जामिनर क्या पता आपने गिना या नहीं गिना। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला लगाना है। तो सबसे पहले हम ए और एस के पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर ए और एस के कोऑर्डिनेट लिखेंगे हम फिगर को देखकर। तो ए के कोऑर्डिनेट आपके आएंगे, क्या क्या आएंगे, तो यहाँ पर मैं देखूंगा एक्स एक्सिस से तो ये है 1, ठीक है, 1 की दूरी पर। वाई एक्सिस से ये कितना है, नीचे से 8 है, तो 1 8 हो जाएंगे इसके। और एस के पॉइंट में निकालूंगा कोऑर्डिनेट्स के, तो एस का आएगा एक्स एक्सिस से यहाँ तक पूरा काउंट कर लीजिए आप फटाफट, ये हो जाएगा आपका 17, ठीक है 17। और इनकी दोनों की ऊंचाई तो बराबर ही है, नीचे से वाई एक्सिस बराबर है, तो इसका भी आपका 8 रहेगा। ये इन दोनों के पॉइंट्स आ गए। अब डिस्टेंस फॉर्मूला आप लगा देंगे, आप बाकायदा लिखेंगे कि भाई डिस्टेंस फॉर्मूला लग रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है आपको बता रखा है मैंने, कुछ नहीं होता वो। चलिए यहाँ पर फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं डायरेक्ट। तो फॉर्मूला क्या
क्या होता है आपको पता होना चाहिए, फॉर्म पाइथागोरस थ्योरम से बना था, मैंने आपको बताया था यहाँ पर। तो क्या करेंगे, पहले x के कोऑर्डिनेट लेंगे, तो x का यहाँ पर x एक्सिस और ये यहाँ पर इसका x एक्सिस, तो इन दोनों का डिफरेंस का स्क्वायर आ जाएगा। ये मैंने यहाँ पर इन दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर कर दिया, प्लस लगा दूंगा y एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस आ जाएगा, तो दोनों जगह 8 है, 8 माइनस 8 का स्क्वायर आ जाएगा और इस पूरे का फिर अंडर रूट आ जाएगा, ये इसका डिस्टेंस निकल आएगा। 17 में से 1 लेस करेंगे तो 16 का स्क्वायर आएगा, प्लस 8 में से 8 माइनस होगा 0 बचेगा, 0 का स्क्वायर आएगा। और 0 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं, तो 0 मतलब खत्म हो जाएगा भाई, 0 का स्क्वायर 0, तो यहाँ पर प्लस में तो कुछ भी नहीं। चलो मैं एक काम करता हूँ, इसको लिखे रहने देता हूँ, अगली स्टेप में मैं ये चीज़ करूँगा, ठीक है, आपको हर एक स्टेप लिखनी है। अब यहाँ पर सिर्फ 16 का स्क्वायर रह जाएगा, ये 0 खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसका स्क्वायर करके रूट निकालें, जब भी बात वही रहेगी, या हम क्या करें, हम इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट कर दें तो 16 हमारा हो जाएगा, तो 16 यूनिट आपका आंसर आ चुका है। तो S और A के बीच में जो डिस्टेंस होगा हम लिख देंगे पूरी यही बात हम फिर लिखेंगे यहाँ पर, ये वाली कि डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड S इज 16 यूनिट। इस तरीके से हम लास्ट में अपना आंसर लिख देंगे। बल्कि लिखना क्या है आपका, तो ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ये लो जी, और काम आसान हो गया। तो ऑप्शन नंबर इसका कहाँ गया, ऑप्शन है इसका 16C, ये रहा थर्ड, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन जो है इसका हम इस पर टिक कर देंगे, अपने आंसर में लिख देंगे भाई ये ऑप्शन है, और वो क्यों है ये पूरा हम रीजन दिखा देंगे उसके अंदर, छोटा सा 4-5 लाइनों के अंदर आपको नंबर मिल जाएंगे। तो बस ऐसे आपको इसके कर लेने हैं। मैंने यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपको हैंड टू हैंड करा दिए हैं। वैसे इसमें 5 होंगे, हर एक सवाल के अंदर 5 होंगे, इसमें से आपको कोई से 4 करने पड़ेंगे, तो आपको 4 तो करने ही करने हैं। अब मैंने 3 कर दिए हैं। अब ये जो 2 इसके दिख रहे हैं आपको, इन दोनों में से कोई सा भी एक आप ट्राई कर लेना, आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर मुझे कमेंट में बता देना, आप बहुत अच्छी बात हो जाएगी आपके लिए भी, मेरे लिए भी। अच्छे कमेंट करोगे, थोड़ा मुझे भी एक मोटिवेशन, एक उत्साहन मिलेगा आपके कमेंट्स को पढ़कर। तो यहाँ पर ये हमने कर लिया केस बेस्ड का क्वेश्चन नंबर 1। आइए इसका केस बेस्ड वाले का ही एक क्वेश्चन हम यहाँ पर और देखते हैं। आइए दोस्तों, इसी सैंपल पेपर का हम क्वेश्चन नंबर 18 ले रहे हैं, जो कि केस बेस्ड वाले टाइप का क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर रहेगा। अब ट्रिक क्या बताई मैंने, कुछ मत पढ़ो ऊपर का, देखिए यहाँ बहुत कुछ लिखा हुआ है, कोई फिगर इमेज भी बनी है, काफ़ी सारी बनी है। इनफैक्ट कुछ नहीं पढ़ रहा मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। यहाँ पर इसका ऑप्शन ए में देखूंगा, यहाँ पर हमें क्या कहा गया है, अ मॉडल ऑफ बोट इज मेड ऑन द स्केल ऑफ 1:4। एक बोट का मॉडल है, एक रियल बोट है, रियल नाव है, उसका एक छोटा मॉडल है, तो उनका जो स्केल रेशियो है वो 1:4 है। मतलब अगर मॉडल 1 यूनिट है तो जो बोट है वो 4 यूनिट है, मतलब 4 गुना बड़ी है असल बोट उस मॉडल से, ऐसा आप समझ लो, 4 गुना यहाँ पर चलने वाला है। द मॉडल इज 120 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब जो मॉडल है वो इतना लंबा है। द फुल साइज ऑफ द बोट हैज़ अ विड्थ ऑफ 60 सेंटीमीटर। जो हमारी वो बोट है फुल साइज वाली, असली वाली, वो 60 सेंटीमीटर जो है वो चौड़ी है। तो जो मॉडल बना है वो कितना चौड़ा होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा है। तो कैसे बताना है, आइए यहाँ पर हम स्केल का ध्यान रखेंगे। देखिए स्केल क्या है, स्केल जो हमारा चल रहा है, स्केल है आपका 1/4, ठीक है, 1/4 चलेगा, क्योंकि 1:4 का चल रहा है, तो इस 2 हमारा वो बटेगी होती है, मैंने आपको रेशियो वाले चैप्टर में बता रखा है। और स्केल है क्या, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ऊपर क्या है, ऊपर हमारा एक है मॉडल, जो मॉडल हमारा होगा, तो हम ऊपर लिखेंगे मॉडल वाली बोट की चौड़ाई, ठीक है, विड्थ ऑफ द मॉडल। और नीचे हम क्या लिखेंगे, नीचे जो हम लिखेंगे जो एक्चुअल हमारी नाव है, ठीक है, चौड़ाई ऑफ हमारी एक्चुअल बोट, ठीक है। राइटिंग पे मत जाना, अब मैं थोड़ा जल्दीबाजी कर रहा हूँ आज लिखने में, सर्दी की वजह से थोड़ा हाथ भी ठंडा रहा है, तो इस वजह से आप अच्छी प्यारी राइटिंग में लिखना ना, अपने एग्जामिनर को इंप्रेस करके आना अच्छे से। देखिए अब यहाँ पर कितना हमें दिया गया है, हमें दी गई है मॉडल की चौड़ाई दी गई है, मॉडल की तो नहीं दी गई, एक्चुअल बोट की दी गई है 60 सेंटीमीटर। तो एक्चुअल बोट नीचे है, तो नीचे हम 60 रख देंगे, ऊपर हमें मॉडल की जो चौड़ाई है वो निकालनी है, उसको आप x मान लो, या फिर ये पूरा का पूरा ये लाइन एज इट इज लिख देना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो इसकी हो जाएगी 4 से, तो 4 इंटू चौड़ाई, ठीक है, विड्थ ऑफ द मॉडल, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, और 60 की 60 की 1 से होगी, तो ये 60 रहेगा। अब ये क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई वाली चीज़ उधर जाके डिवाइड में हो जाएगी, ये 4 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ से हटा देंगे, इससे ये हम काट देंगे, तो ये 15 इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगी, ठीक है, चौड़ाई हमें मिल जाएगी विड्थ ऑफ द मॉडल बोट, जो मॉडल बोट है उसकी चौड़ाई हमें मिल जाएगी 15 सेंटीमीटर। तो ये तो हमने लिख कर करा, और ये चीज़ हम सिर्फ माइंड में भी तो कर सकते थे,
कैसे कर सकते थे, क्यों? देखिए हमें पता है भाई 1:4 का चल रहा है कि 4 गुना ज़्यादा होगी या 4 गुना कम होगी। तो जब ये 60 एक्चुअल में है तो 60 का 4 गुना कम कर दो, 15 चौक 60 होता है तो 15 आंसर होगा। हम इसका ऑप्शन नंबर जो भी है कितना है, ऑप्शन यहाँ पर थर्ड 15 सेंटीमीटर है, उस पर हम टिक कर देंगे, अपना आंसर लगा देंगे। ऐसे आपको यहाँ पर करने हैं चीज़ें। इसके आइए फटाफट और क्वेश्चन भी देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 का है, हम बी सवाल जो बी ऑप्शन है वो देखेंगे। व्हाट विल अफेक्ट द सिमिलैरिटी ऑफ एनी टू पॉलीगन्स। दो बहुभुज हैं, कोई से भी दो बहुभुज हैं, पॉलीगन हैं, अगर वो सिमिलर हैं तो क्या क्या चीज़ें उनके ऊपर असर करेंगी, क्या क्या इफेक्ट होगा उसका। दे आर फ्लिप्ड हॉरिजॉन्टली, वो हॉरिजॉन्टली उनको हम घुमा सकते हैं। क्या ये सही बात है? आप सोचो, दो फिगर हैं, कोई से भी दो पॉलीगन हैं, उनको हम फ्लिप करेंगे ऐसे तो सेम रहेंगी, है ना, तो हो सकता है ऐसा। तो दे आर डायलेटेड बाय ए स्केल फैक्टर, उनको हम एक स्केल फैक्टर को ध्यान में तो फैला सकते हैं। मतलब एक छोटी है, एक फिगर हमने बड़ी कर दी, तो बिल्कुल जब वो सिमिलर होंगी बिल्कुल सिमिलर रहेंगी। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, दे आर ट्रांसलेटेड डाउन, अगर हम उनमें से कोई दो सिमिलर फिगर हैं, दो पॉलीगन हैं एक जैसे, उनको हम एक को छोटा कर दें तो क्या जब भी वो सिमिलर रहेंगी? बिल्कुल रहेंगी, है ना, सब कुछ सेम रहेगा उनका। तो यहाँ पर ये सारे इफेक्ट पड़ रहे हैं। चौथा ऑप्शन देखते हैं, दे आर नॉट द मिरर इमेज ऑफ वन अनदर, वो एक दूसरे की प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन नहीं होंगी, मना कर रहा है। आप सोचिए अगर कोई फिगर सिमिलर है तो उसका अगर हम शीशे में देखेंगे तो क्या कुछ और हो जाएगी वो? नहीं भाई, वैसी की वैसी तो रहेगी। सिमिलर का हमें पता है कि सेम शेप हो, साइज अलग अलग हो सकता है, तो क्या शीशे में देखने पर उसकी शेप बदल जाएगी? मतलब मैंने गोल चीज़ को शीशे में देखा वो चौकोर हो जाएगी? ऐसा तो नहीं होगा ना। तो यहाँ पर ये तो कह रहा है कि दे आर नॉट द मिरर इमेज, वो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होंगी, तो ये गलत कह रहा है, मिरर इमेज होंगी वो। तो यहाँ पर हमने पकड़ लिया, इसका फोर्थ ऑप्शन जो है यही हमारा सही जवाब है। बस इतना करना था आपको। देखा कितना कम टाइम आपको लग रहा है। और वही बात याद दिलाऊं, ऊपर का कुछ नहीं पढ़ा है मैंने अभी तक, ठीक है। आइए इसका ऑप्शन सी आप देख लेना, ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर फिगर बनी हुई है, मैं समझा देता हूँ। ऑप्शन डी इसका इनफैक्ट, द शेडो ऑफ अ स्टिक 5 मीटर लॉन्ग इज 2 मीटर, एक 5 मीटर लंबी स्टिक है, उस डंडी है, उसकी जो परछाई है वो 2 मीटर की बनी है। उसी वक्त एट द सेम टाइम द शेडो ऑफ अ ट्री, एक पेड़ जो कि 12 मीटर ऊंचा है, उसकी शेडो क्या होगी। एक स्टिक की हमें शेडो और ऊंचाई बता रखी है, एक पेड़ की ऊंचाई दे रखी है, उसकी हमें शेडो बतानी पड़ेगी। तो यहाँ पर दो सिमिलर ट्राइंगल बन रहे हैं, ठीक है। एंगल वेंगल पाइथागोरस लगाने, वो ट्रिग्नोमेट्री लगाने मत बैठ जाना। क्यों नहीं बैठ जा रहा? यहाँ पे फिगर्स की बात हो रही है, ये आपका होगा कौन से चैप्टर में से? ट्राइंगल चैप्टर के अंदर से। तो यहाँ पर मैंने मार्कर उठा लिया है, ये मैंने इसका कैप खोल लिया है, ये पीछे लगा दिया है। अब यहाँ पर हम इसका ऑप्शन डी कर रहे हैं, तो इसका बी का तो कौन सा हो जाएगा? बी का इसका हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। अब हम इसका कर रहे हैं ऑप्शन डी। अब हमने क्या देखा, यहाँ पे दो सिमिलर ट्राइंगल बन रहे हैं, इनको आप नाम दे सकते हैं कुछ भी। अब यहाँ पर जो रेशो चल रहा है वो चल रहा है 5/2 का, है ना भाई। हमें स्टिक की दे रखी है 5 ऊंचाई दे रखी थी, 5 मीटर ऊंची स्टिक है, 2 मीटर का वो शेडो बनाती है। अब यहाँ पर ऊपर हमने क्या रखी है? ऊंचाई, तो पेड़ की भी ऊपर रख दो आप ऊंचाई, शेडो है नीचे, पेड़ की निकाल ली है, पेड़ की शेडो को आप x मान लो, लेट द शेडो ऑफ द पेड़, शेडो ऑफ द ट्री भी x, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5x की हो जाएगी, 12.5 का दुगुना कितना होता है जी? 25 होता है। यहाँ पर x से 25 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, 5 पंजे 25 होते हैं, x इक्वल टू 5। तो यहाँ पर आगे निकल के x 5, तसल्ली से आराम से x इज इक्वल टू 5 आ गया आपका। 5 क्या निकाला था हमने? ये निकाला था हमने शेडो ऑफ द ट्री। तो यहाँ पर ऑप्शन इसका कौन सा है जी? ऑप्शन फोर्थ है इसका। ये लो जी, फोर्थ ही फोर्थ आ जा रहा है, तो डी का भी ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आंसर है। शेडो ऑफ द ट्री जो है वो 5 मीटर आपकी हो जाएगी। तो इस तरीके से बहुत आसान है दोस्तों, 20 नंबर तो यूं लूट हो गए आप। तो यहाँ पर इसके मैंने कितने सवाल करा दिए? 2 यहाँ पर करवा दिए हैं, एक मैंने आपको इसका समझा दिया है, बाकी क्या आप इसको ट्राई कर सकते हैं। मेरा जो मकसद था इस वीडियो को बनाने का, जो उद्देश्य था, वो दोस्तों मेरा पूरा हो चुका है। क्यों पूरा हो चुका है? मैंने आपको बता दिया कि भाई सबसे पहले आप क्वेश्चंस पे आ जाओ और क्वेश्चंस करो और वो चीज़ें देखो, सॉल्व करो। अगर उसके बाद ज़रूरत पड़ती है फिर आप ऊपर की वो चीज़ें पढ़ो, अदरवाइज वहाँ पर अपना टाइम आप वेस्ट ना करें, डायरेक्ट मुद्दे की बात पर आएँ, क्वेश्चंस करें, सॉल्व करें। इसके और क्वेश्चंस भी हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स, इनके अंदर से तो क्वेश्चन केस बेस्ड का आपको मिलेगा ही मिलेगा, रखा हुआ का हो तो मैं लिख कर दे दूँ ये बात आपको।
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स में से आपको बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं इसके रखे हुए मिलने की। तो मेरे दोस्तों ये कब आएंगे? प्रैक्टिस से आएंगे, ठीक है, प्रैक्टिस से ही आपकी बात बनने वाली है। तो इसकी प्रैक्टिस अब आप कर लेना। ये सीबीएसई वाला जो सैंपल पेपर है ये पूरा आप सॉल्व कर लेना, कमेंट में आंसर कर देना। और इसके जैसे और सैंपल पेपर चाहिए तो एजुकार्ड की बुक मैंने मंगा ली है, इसमें से मैं कराता हूँ अक्सर, इसमें से कराऊंगा आगे भी। तो आप भी इस बुक को लेना चाहें तो इसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए डाल दिया है, इसको आप ले सकते हैं और अपनी बढ़िया सी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों पढ़ाई पे खर्च करना जो है वो आपका एक्सपेंस नहीं होता, वो आपका इन्वेस्टमेंट होता है। ये चीज़ आपको आगे हेल्प करने वाली है। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। इसके बाकी के 2 क्वेश्चंस जो है वो दोस्तों आप कर लेना, बता रहा हूँ मैं, कमेंट कर देना, हमें फॉलो कर लेना। और आप चाहे तो हमें सॉल्यूशन लिखकर हमारे अकाउंट पे आप वाया मैसेज भेज सकते हैं। हमारा ये इंस्टाग्राम का अकाउंट है, डियर सर ऑफिशियल का है, मेरा पर्सनल भी, मुझे पर्सनल भी आप फॉलो कर लेना, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं आप। वहाँ पर आप अपना ये जो होमवर्क है वो चेक करा सकते हैं, नीचे कमेंट में अदरवाइज आंसर दे देना। तो सीबीएसई वाला तो आपको करना ही करना है। जिन्होंने अभी सैंपल पेपर ने लिया सीबीएसई की वेबसाइट डाउनलोड कर लेना और कर लेना। ट्रिक मैंने आपको सिखा दी है दोस्तों, ठीक है जी। याद रखेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाले हैं, बने रहें, जरा सा भी लापरवाही ना बरतना। बिल्कुल हम आपके साथ बने हुए हैं। फुल चैप्टर सीरीज आपकी चल रही है, एक चैप्टर और रह गए हैं। चैप्टर पूरे करते ही सैंपल पेपर ही आपको कराने हैं मुझे, ताकि एक बढ़िया प्रैक्टिस करके जब आप एग्जाम में जाएं बैठने, एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो, कॉन्फिडेंट हो आप और बहुत बढ़िया तरीके से आप अपना पेपर करके आए। यही मेरी मेहनत है, यही मेरी टीम की कामनाएं हैं, मेहनत है, यही दुआएं हैं आप लोगों के लिए कि आप 90+ या बहुत ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स से, आप 10th क्लास का बोर्ड है, आपका 9th क्लास के एग्जाम है, 8th क्लास के, या कोई सी भी क्लास में आप हैं, बस आप अच्छे से पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स लेकर आए ताकि आपके आगे के रास्ते खुल सके। दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूं आज की वीडियो में। बहुत जल्द लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ। जय हिंद।